यूनिवर्सल लॉ, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये लॉ न्यूटन्स में कैप्टर्स लॉ भी हमने पढ़ा, तो उसको ध्यान में रख के उसको स्टडी करके न्यूटन ने ये लॉ बनाया। ठीक है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये लॉ बोलता क्या है, ये लॉ कहता क्या है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद ए डिफिनाइट फोर्स। ओके, अब इस पॉइंट का मतलब क्या है, ये पॉइंट कहता है कि ये इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि अभी अब तुम लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर एक तुम दो स्टूडेंट आजू बाजू बैठे हो, तो तुम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे, एक साथ ऐसे चिपक क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि ये जो लॉ है बहुत बड़े बड़े मास पर अप्लाई होता है, ऐसे छोटे मास पर अप्लाई नहीं होता। हमारा जो मास है उस पर अप्लाई नहीं होता, बड़े बड़े मून, प्लैनेट्स, इन सारे मास पे अप्लाई होता है जो बहुत हैवी मास है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या था कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इधर पे देखो दोनों पॉइंट पढ़ा, दोनों में दो ऑब्जेक्ट का बात हो रहा है और दो मास की बात हो रही है। तो लेट मैं लेता हूं दो ऑब्जेक्ट इधर पे, इसका मास m1, इसका मास m2। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो लेट मानता हूं मैं d। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, दो ऑब्जेक्ट हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दोनों के बीच में एक फोर्स रहता है। तो ये ऑब्जेक्ट दोनों के बीच में एक फोर्स है। ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं, ध्यान दो, इससे हम लोग वो जो इक्वेशन फॉर्म करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे। सेकंड पॉइंट बोलता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसे, प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। ये दो ऑब्जेक्ट है ना, उनके मास का प्रोजेक्ट, दोनों के मास क्या है m1 into m2, उनका प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई करेंगे। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट है उनके मासेस का प्रोडक्ट करेंगे, फोर्स उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट क्या बोलता है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। फोर्स क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए 1 अपॉन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच में जो डिस्टेंस है d, उसके स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये दोनों को एक साथ लिखेंगे, ये एक साथ लिखोगे तो क्या बनेगा, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू दी, ये न्यूमरेटर में आएगा एंड डी स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा। दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिखोगे तो ये बनेगा ना, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू न्यूमरेटर और डी स्क्वायर क्या डिनोमिनेटर में, इसलिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये हमारा लॉ कहता है। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनलिटी, ये प्रोपोर्शन में हमारे कुछ यूज में नहीं होगा, तो इसे इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे हटाएंगे कैसे, कांस्टेंट लाके। तो कांस्टेंट आप इधर पे अप्लाई करेंगे, F फोर्स इक्वल्स टू G, कैपिटल G m1 into m2 अपॉन d स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट है, G क्या है, कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसे। कैपिटल जी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और न्यूटन ने इसकी एक वैल्यू भी डिफाइन करके रखी है, G इक्वल्स टू 6.67 into 10 raised to -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पावर -2। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसकी वैल्यू तुम लोग को याद रखना, ये न्यूमेरिकल में हम लोगों को यूज होगी। अब इधर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2। क्या, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब हम लोग ने बचपन में पढ़ा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज भी इंक्रीज होगी। अगर इधर पे मैं मास इंक्रीज करता हूं तो फोर्स भी इंक्रीज होगी। समझ में आ रहा है? देखो हमारे बीच में फोर्स क्यों नहीं हमें पता लगता, क्योंकि हमारा मास बहुत कम है, तो हमारे बीच में फोर्स भी बहुत कम रहता है, जो कि एक दूसरे को हमको अट्रैक्ट नहीं कर पाता। समझ में आ रहा है? लेकिन बड़े बड़े जो प्लैनेट्स रहते हैं उनके पीछे मास ज्यादा रहता है तो फोर्स भी रहता है, तो उधर फोर्स पता चलता है क्योंकि उनका मास बहुत बड़ा रहता है, इसलिए फोर्स भी बड़ा रहता है। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब मास ज्यादा रहेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, मास इंक्रीज करेंगे तो फोर्स भी इंक्रीज होगा।
तो फर्स्ट समझ में आया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2, मतलब मास इंक्रीज करोगे तो फोर्स भी इंक्रीज होगा। अब इधर पे फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। d क्या है, इन दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक चीज इंक्रीज करोगे तो दूसरा चीज डिक्रीज होगा, या एक चीज डिक्रीज करोगे तो दूसरा इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इधर पे डिस्टेंस इंक्रीज करता हूं, इन दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करता हूं, तो उनके बीच में फोर्स कम लगेगा, फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। डिस्टेंस इंक्रीज करूंगा तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? तुम लोगों को एक ये याद रखना है और ये कैपिटल जी की वैल्यू याद रखनी है, ये न्यूमेरिकल में यूज होंगी।